नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। जैसे कि पता है आपको कि 72वीं प्रीलिम्स 26 जुलाई को संभावित है। उसी क्रम में प्रतियोगिता दर्पण का हमारा सीरीज चल रहा है। इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें हम अप्रैल, मई और जून के प्रतियोगिता दर्पण करा चुके हैं। ये वीडियो जो होगा जुलाई 2026 का प्रतियोगिता दर्पण है, जिसमें कि सबसे अधिक संभावना बनती है इसी मंथ के क्वेश्चन पूछे जाने का, क्योंकि इसमें जो आपको पता है कि 2 महीना पहले का करंट अफेयर्स होते हैं। तो आपको अगर जुलाई लिखा हुआ है तो यानी मई का इसमें करंट अफेयर्स होगा। और आपको ऑडिटर का पेपर हुआ था तो उसमें सबसे अधिक जो है मई के करंट अफेयर्स पूछे गए थे। साथ ही साथ केवल इसी मंथ का देखिएगा पीडी, तो इसमें जो है आपको अभी 78 पोस्ट जो है प्रोविज़न वाला, मद्य निषेध वाला जो पेपर हुआ था दरोगा का 78 पोस्ट का, उसमें जो है केवल इस मंथ से आप देखिएगा लगभग 6 से 7-8 सवाल पूछे गए हैं। लगभग 7-8 सवाल पूछे गए हैं केवल इस मंथ से। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जुलाई में जब एग्ज़ाम है तो संभावनाएं बनती है कि मई तक ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है करंट आने के, या फिर मई के बाद से मिड जून तक। तो जो है इसीलिए मई के सबसे अधिक संभावना है करंट आने का, और अप्रैल पीछे का। तो 6 महीने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे होंगे, वन शॉट मेरा सीरीज़ है, उसमें पीडी का मेरा पीडी एक अलग उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाइएगा तो हमारे प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट प्रतियोगिता दर्पण का बना हुआ है, उसको खोल के बैक का वीडियो आप देख सकते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ बता दूँ कि अगर जो इसका PDF आप चाहते हैं तो इसमें जो है आपको पता है कि 300 पे करके आप प्रतियोगिता दर्पण के लास्ट 6 मंथ्स का, जिसमें जनवरी से लेकर जून तक के करेंट होंगे, यानी कि मार्च से लेकर अगस्त तक का आपको पीडी, इकोनॉमिक सर्वे बजट जो है, उसके बाद से NHFS 6 रिपोर्ट, PLFS, उसके बाद से फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया और बिहार का, सेंसस इंडिया और बिहार और कास्ट सर्वे। साथ ही साथ कल जो मैंने वीडियो लेके आया था जिसमें आपको करंट अफेयर्स के हालिया एग्जाम में जितने प्रश्न पूछे गए हैं 2026 में BPSC के द्वारा, उसका PDF भी इसमें आपको आंसर सहित प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो जुड़ने के लिए आपको 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमें केवल PDF लिख देना है। आपको QR भेजा जाएगा, पेमेंट के बाद से आपको टेलीग्राम ग्रुप में पेड वाले में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा सेशन में मिस्टेक काफ़ी मतलब ना के बराबर होता है, लेकिन आपको पता है कि करंट अफेयर्स से और आगे चल के अपडेट होते हैं, तो कुछ कुछ ऐसा अपडेट अगर होता है तो आपको जो है आपको पिन कमेंट में जो है मैं वहाँ पे आकर नीचे पिन कर देता हूँ, आप वहाँ पर कमेंट में देख लीजिएगा अगर कहीं बाई चांस या बोलने में या फिर कहीं कहीं एरर होता है। तो पहले इस चीज़ को मैं आपको क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स से। इसमें पहला आपको है कि 4 स्टेट और 1 UT में आपको क्या हुआ है, विधानसभा चुनाव हुआ है। यानी कि आप 4 स्टेट देख लीजिए तो आप असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, और साथ ही साथ एक UT यानी कि पुदुचेरी में आपको विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। आपको पता है कि जब ये विधानसभा चुनाव हुए थे तभी आपको मई PD में 2026 में जब घोषणा किया गया था, तो चूंकि हम जुलाई में सारा वीडियो बनाए हैं, जून लास्ट या जुलाई में वीडियो बनाए हैं, तो जब घोषणा किया गया था विधानसभा चुनाव का तो जुलाई तक रिजल्ट आ गया था जब मैं बनाया था। तो उसी PD में मई 2026 के PD में ही इसका रिजल्ट भी मैं मेंशन कर दिया हूँ। आप जाकर मई वाला देख लीजिएगा, उसमें कौन से राज्य के कौन से आपको मुख्यमंत्री बने हैं और क्या क्या सीटें हैं, क्या पार्टी है, सब कुछ डिस्कस वहाँ किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रबल संभावनाएं हैं कि 72वीं BPSC में आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा चांसेस बन रहा है आपको पश्चिम बंगाल से, क्योंकि वहाँ पर BJP की सरकार जो है बहुत दिनों के मतलब कि BJP की सरकार बनी है वहाँ पर अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, अब दूसरा तो इसको आप जाकर वहाँ से देख लीजिए। दूसरा करंट अफेयर्स इस मंथ का इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में अदम्य श्रेणी का, अदम्य जो कैटेगरी है उसका सबसे तीव्र गति पोत जो है, शिप जो है, इसको जिसका नाम है अचल, को गोवा के तटरक्षक बल में यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। और यह जो है अदम्य श्रेणी का 5वां पोत होगा। और ये आपको पता है कि टोटल 8 ऐसे शिप बनाने की बात चल रही है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से 2022 में समझौता हुआ, उस क्रम का ये 5वां है। ठीक है, और अगर बात किया जाए तो इसका नाम क्या है, अचल इसका नाम रखा गया। तो पूछा जाए अचल क्या है तो आप बता दीजिएगा। अचल एक तरह का क्या है, आपको तीव्र गति का एक तरह से पोत है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने आप संसद के द्वारा फिर से आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर 33+1 जहाँ थी, वहाँ पर आपको
1+37 यानी कि 38 कर दिया गया है। अर्थात आपको सुप्रीम कोर्ट में आप देखिएगा जजों की संख्या हो जाएगी 37 आपको जज होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, CJI होंगे, टोटल मिलाकर 38 इनकी संख्या हो गई। पहले जो है 2019 में आपको इसकी संख्या 1+33 यानी कि 2019 थी। ये वाला डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और प्रबल संभावना है कि यहाँ पर 72वीं BPSC में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको पता है कि 17 मई को राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा ऑर्डिनेंस जारी करके इसको क्या किया गया, इसकी संख्या बढ़ाई गई। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो है वो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में बताया गया था कि जजों की संख्या कितनी होगी, 1+7 यानी एक CJI होंगे और 7 क्या होंगे, अन्य जज होंगे। और इस पे चाहे तो पार्लियामेंट कानून बनाकर इनकी संख्या बढ़ा सकता है। और इनकी संख्या बढ़ाने के लिए पहली बार जो है पार्लियामेंट ने कानून बनाया था जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट एक्ट जो है 1956 यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956, जिसमें जजों की संख्या पहली बार बढ़ाकर आपको कितनी की गई थी 1956 में 1+10 यानी कि 11। इसी प्रकार से आगे भी बढ़े हैं, आपको 1960 में 11 कर दिया, मतलब 10+1। 1970 में फिर से बढ़ाया गया, मतलब 13+1 14। उसके बाद से 1986 में 17+1 18 और 2008 में 1+25 यानी 26 और 2019 में 1+33 यानी कि 34 और एक आखिरी अमेंडमेंट अभी हुआ है जिसमें आपको जजों की संख्या बढ़ाकर 38 कर दी गई है। तो लास्ट में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में है जजों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में एक CJI और प्लस अन्य जज 37 है, टोटल इनकी संख्या 38 है। कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। अगर आपसे पूछा भी जा सकता है किसके पास शक्ति है जजों की संख्या बढ़ाने का, तो आप आंसर कर सकते हैं कि ये आपको पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर होती है। भारत ने MIRV टेक्नोलॉजी जो है युक्त अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कहाँ से? 8 मई को यह परीक्षण किया गया है और उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया है। अब बात करें कि MIRV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या है, ये एक तरह का ऐसा मतलब कि कह सकते हैं मिसाइल है जो अपने साथ जो है परमाणु हथियार या न्यूक्लियर वेपन लेकर जा सकता है और ये एक साथ जो है मतलब परमाणु हथियार अथवा पारंपरिक हथियार को लेके जा सकता है और अलग अलग लक्ष्यों पे लेके गिरा जा सकता है, मतलब कि लेके जाएगा ये और अलग अलग जगहों पे क्या कर सकता है, टारगेट करके गिरा सकता है। इसका नाम है MIRV टेक्नोलॉजी इसका नाम है। मिशन दृष्टि जो है काफ़ी चर्चा में रहा, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। मिशन दृष्टि क्या है इसको आप समझते हैं। मिशन दृष्टि जो है बेंगलुरु स्थित जो है स्टार्टअप ग्लैक्स आई जो है द्वारा लॉन्च किया गया है और भारत में प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित सबसे बड़ा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, जिसे EOS कहा जाता है। इसे किससे लॉन्च किया गया? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया। फाल्कन 9 किसका है? तो ध्यान रखिए SpaceX अमेरिकी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसका है, ठीक है। आगे देखा जाए तो विश्व का पहला जो है ऑप्टोसार प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है EO यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार को जोड़ा गया है। हर मौसम तथा हर समय ये क्या कर सकता है, तस्वीरें लेने में सक्षम है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिशन दृष्टि को याद रखिए फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये क्या है? अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है UCC बिल के बारे में बात करते हैं। ये पिछले मंथ में हमने डिस्कस किया था और वहाँ पे आपको पता होगा कि मैंने बोल दिया था कि 4th राज्य जो है छत्तीसगढ़ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये बिल लाया गया था लेकिन वो पास नहीं हुआ था। तो क्योंकि वहाँ पे तो ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं नोट्स जो दिए हैं उसमें हम आपको अपडेट करके असम लिख दिए हैं और आपको पिन में भी मैंने असम लिख दिया। तो ध्यान रखिएगा कि आज़ादी के बाद जो है 3rd स्टेट बन चुका है असम, जो कि UCC बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पारित किया है, ठीक है। और ये जो है पहला स्टेट जो है उत्तराखंड 2024 में, याद रखिएगा पूछ रहा है आजकल कि कब कौन किया है। मार्च 2026 में गुजरात के द्वारा और असम के द्वारा मई 2026 में किया गया है। टोटल भारत के कितने स्टेट है जहां पर UCC लागू मतलब कि बिल पास हो चुका है? तो याद रखिएगा टोटल 4 स्टेट हो गए। आज़ादी से पहले एक गोवा, स्वतंत्रता से पहले, और 3 स्टेट ये हो गया उत्तराखंड, गुजरात और असम को आप ध्यान रख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए UCC बिल किस आर्टिकल में है, तो आप ध्यान रखिएगा UCC के बारे में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 DPSP में इसका जिक्र किया गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के CM जो हैं
चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा किया है कि वहाँ पे थर्ड बच्चा अगर होगा, आपको पता होगा कि पहले यहाँ पे प्रावधान था कि अगर दूसरा बच्चा होता है तो आपको 25,000 रुपया दिया जाएगा। तो अब घोषणा किया गया कि तीसरा अगर बच्चा होता है आपको तो 30,000 और चौथा बच्चा होता था 40,000। आप याद रखिएगा 3 30 4 40, ठीक है। बस सेकंड पे पहले का घोषणा है 25,000, क्योंकि वहाँ पे जो है जन्म दर घट रहा है, आपको फर्टिलिटी रेट घट रहा है, इसको बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। आगे अब बढ़ते हैं, तो किस राज्य सरकार ने ऐसा घोषणा किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। अगले करंट पे चलते हैं कि नौसेना नेवी की दूसरी IOS सागर पहल का समापन हुआ है। और IOS सागर का मतलब क्या होता है? ये याद रखिए, इंडियन ओशियन शिप सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या है? एक तरह का सहभागिता कार्यक्रम है। इसमें लोग विदेशी देश भाग लेते हैं और वहाँ की नौसेना भाग लेती है। और यहाँ पर नौसेना के जहाज़ पर क्या किया? भारतीय नौसेना के जहाज़ पर एक साथ प्रशिक्षण और नौकायन में सक्षम बनाता है। दूसरे देशों के जो भी नेविगेशन करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसमें टोटल 16 देशों ने भाग लिया। भारत द्वारा इसमें INS सुनैना भाग लिया है, ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाएगा कि IOS सागर में भारत के द्वारा कौन सा भारत की तरफ से भाग लिया है? तो INS सुनैना आप ध्यान रख सकते हैं। लंदन स्थित जो है वैक्लम कलेक्शन म्यूज़ियम द्वारा जैन समुदाय की 2000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपि भारत को वापस सौंपने का निर्णय लिया गया है। इसमें जैन धर्म ग्रंथ जो है कल्पसूत्र 16वीं शताब्दी की दुर्लभ प्रति भी शामिल है। तो याद रखिएगा, लंदन स्थित जो एक संग्रहालय म्यूज़ियम है वहाँ से जैन समुदाय की जो है 2000 से अधिक जो है दुर्लभ पांडुलिपियों को भारत को वापस करने का निर्णय लिया गया है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। वैक्लम कलेक्शन इसका नाम है म्यूज़ियम का। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है अधिकारों से संबंधित ये निर्णय लेता है। और एक हालिया इसका निर्णय आया है, इसके संदर्भ में आपको पता होगा 67वीं BPSC में NHRC से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि इसका आदेश जो होता है बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। एक सांविधिक निकाय है, आप चाहें तो इसका ये केवल सुझाव दे सकता है, उसका मानना ना मानना ये अलग बात है। ये एक तरह से कोर्ट की तरह निर्णय नहीं होगा कि आपको मानने के लिए बाध्यकारी किया जाएगा। और ये निर्णय लिया गया है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि NHRC केवल एक सिफारिशी संस्था है, उसके पास कोर्ट जैसी कोई निर्णायक शक्तियाँ नहीं हैं और इसका आदेश बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट देकर 67 BPSC में प्रश्न पूछा गया था कि बाध्यकारी है कि नहीं। और जो आपको पता है NHRC एक्ट 1993 में इसका प्रावधान किया गया है। नाम बदलने स्टार्ट हो चुके हैं। पता है कि बिहार में जो है पटना में जो है जू है, जिसको संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से जाना जाता है, इसका नाम बदलकर पटना जू कर दिया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 72nd BPSC के लिए, जिसमें पूछेगा आपको कि संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदलकर पटना जू कर दिया गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूं, जिनको इसका PDF चाहिए तो 91 17 16 63 47 पे हमें व्हाट्सअप करिएगा PDF। वहाँ पर आपको 300 पे करने के बाद से कई सारे PDF जो बताए गए हैं वहाँ पर सारे, जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे बजट हो गया, अभी रिसेंट करंट अफेयर्स जितने पूछे गए हैं BPSC के द्वारा उसका PDF हो गया आंसर सहित, आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, सारे PLFS रिपोर्ट हो गया, NHFS रिपोर्ट हो गया, सब कुछ आपको क्या किया जाएगा? वहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय क्या मुद्दे रहे इस मंथ में, इसको हम लोग देखते हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में कि इंटरनेशनल में अगर देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारतीय प्रधानमंत्री का विदेश दौरा हुआ है और 15 से 20 मई को ये दौरा किया गया है। 5 देशों की यात्रा पे गए हैं। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन आप समझ सकते हैं ये 15 से 20 मई के बीच में आपको 5 देशों की यात्रा पे गए हैं। उनका क्रम आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले UAE गए, उसके बाद नीदरलैंड गए, नीदरलैंड के बाद से स्वीडन गए, स्वीडन के बाद से नॉर्वे गए, नॉर्वे के बाद से इटली गए। आपको पता है इटली में गए तो जॉर्जिया मेलोनी वाला चर्चा आपको पता ही है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है कि मई महीने में प्रधानमंत्री के द्वारा कितने देशों की यात्रा की गई? तो 5 देशों की, उसमें से कौन सा शामिल नहीं है? इस तरह से ऑप्शन देके आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले UAE की बात करते हैं और UAE में राष्ट्रपति वहाँ के हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनके वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जब यहाँ पर एंट्री करते हैं, आपको पता है कि पश्चिमी जो है वेस्टर्न एशिया है, वहाँ पर आपको
कन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल ईरान और वहाँ पर आपको यूएसए का, और उसमें आपको जितने गल्फ़ कंट्री हैं उसमें पार्टिसिपेट मतलब कि ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसमें यूएई भी शामिल है। तो जो ही भारत का वहाँ पर दौरा होता है प्रधानमंत्री मोदी उसमें एंट्री करते हैं यूएई में, तो वहाँ के यूएई के फाइटर जेट जिसका नाम है F-16, उसके द्वारा पीएम के विमान जेट को एस्कॉर्ट किया जाता है, मतलब एक तरह से उनका स्वागत किया जाता है उस विमान के माध्यम से। तो याद रखिएगा यूएई का फाइटर जेट जो है F-16 द्वारा, लड़ाकू विमान के द्वारा इनका पीएम मोदी का स्वागत किया जाता है। जो मुख्य समझौता क्या क्या किया गया, ध्यान रखिएगा। इनका मुख्य समझौता जो है आपको, पहला जो है भारत की इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है लिमिटेड, जिसको ISPRL कहा जाता है, और आबू धाबी की कंपनी के मध्य एक क्या हुआ, एनर्जी डील हुआ। और इस एनर्जी डील में ये कहा गया कि इसके माध्यम से भारत के जितने भी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है उसमें यूएई की हिस्सेदारी बढ़ाकर कितनी की जाएगी, 30 मिलियन बैरल तक बढ़ाने की बात की गई है। और दूसरा समझौता हुआ है कि मैरीटाइम डेवलपमेंट काउंसिल हेतु गुजरात के वाडेनार में, याद रखिएगा कहाँ पर, गुजरात के वाडेनार में शिप कॉरिडोर सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो पूछा जाएगा कि शिप कॉरिडोर की स्थापना आपको कहाँ की जाएगी, तो याद रखिएगा यूएई के सहयोग से गुजरात के वाडेनार में किया जाएगा। और इसके लिए कोची शिपयार्ड लिमिटेड किससे समझौता किया है, दुबई के ड्राई डॉक्स वर्ल्ड दुबई के मध्य समझौता किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। शिप रिपेयर सेंटर कहाँ पर, शिप रिपेयर सेंटर की स्थापना वाडेनार में की जाएगी, जहाँ पर शिप की रिपेयरिंग होती है। ठीक है, नीदरलैंड की यात्रा, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, आपको पता है। यहाँ के पीएम जो है नीदरलैंड के प्रसिद्ध जो है यहाँ पीएम जो है, पीएम ने, हमारे पीएम की बात की जा रही है कि मतलब हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने आपको प्रसिद्ध वहाँ का एक डैम है जिनका नाम है ऑस्लुई टजिक, इस बांध का नाम है, नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका दौरा किया। तो पूछा जाएगा कि ये जो बांध आप देख रहे हैं किस देश में है, तो ये नीदरलैंड में है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की क्या हुई है, यात्रा हुई है, और ये बांध ये जाकर वहाँ पर नीदरलैंड में देखे हुए हैं। इस अवसर पर लाइडेन यूनिवर्सिटी, जहाँ पर नीदरलैंड के लाइडेन यूनिवर्सिटी ने चोल राजवंश की 11वीं सेंचुरी की ऐतिहासिक ताम्रपत्र जो है भारत को सौंपा था। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद से यूएई के बाद से नीदरलैंड गए, नीदरलैंड के बाद से स्वीडन गए, और स्वीडन से अभी दरोगा में जो 78 पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था 12 जुलाई को, परसों हुआ था, उसमें यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। सबसे पहले स्वीडन के जो है जैसे यूएई गए तो F-16 से स्वागत किया गया, उसी प्रकार से जब स्वीडन जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, तो इनको जो है ग्रिपेन फाइटर जेट से इनका स्वागत किया जाता है। तो पूछा जाएगा कि ग्रिपेन फाइटर जेट से एस्कॉर्ट कहाँ दिया जाता है प्रधानमंत्री मोदी को, तो याद रखिएगा स्वीडन में। ठीक है, पीएम उल्फ क्रिस्टल्सन के द्वारा, वहाँ के पीएम का नाम क्या है, उल्फ क्रिस्टल्सन नाम है, के द्वारा जो है गोदेनबर्ग शहर में भारतीय पीएम की मेज़बानी की गई। आगामी शुक्रयान मिशन के लिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग, शुक्रयान मिशन के लिए जो है साइंस टेक में अभी पढ़िएगा, इसरो और स्वीडिश जो है इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस फिजिक्स के मध्य समझौता हुआ है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि जो है 2028 में शुक्रयान मिशन जो है संभावित है, उसमें इसरो किसके सहयोग से मिशन लॉन्च कर रहा है, तो याद रखिए स्वीडन के सहयोग से। और वहाँ के जो है सबसे स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस, उससे सम्मानित किया गया। तो इतना याद रखिए, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। और आपके ये कहाँ का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, तो स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है। और यहीं 78 पोस्ट दरोगा में आपको 12 जुलाई को डायरेक्ट पूछा गया था कि स्वीडन के किस सम्मान से आपको प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से इनको सम्मानित किया गया है। अब नॉर्वे इसके बाद से जाएंगे। नॉर्वे के बाद सबसे बड़ी बात है कि किसी भी भारतीय पीएम का 43 वर्षों के बाद जो है नॉर्वे की यात्रा रही है। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, आपको पता होगा। सर्वोच्च सम्मान वहाँ का दिया गया है और जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया। जिसमें नाम आ जाता है उस देश का, उसका संभावना कम होता है पूछे जाने का। और पोलर स्टार में नाम स्वीडन का नहीं आ रहा था, इसीलिए ऑप्शन में ए भी था उसमें। ठीक है, तो ये 32वां अवार्ड मिला हुआ है प्रधानमंत्री मोदी साहब को। और पीएम ने तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। आगे हम लोग चलेंगे तो जो भी नॉर्डिक कंट्री है, जहाँ पे नॉर्वेजियन सागर है, नॉर्वेजियन सी है, वहाँ पे जितने कंट्री 5 आते हैं उनके बीच आपको भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आपको हुआ। और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बारे में हम बात करेंगे जस्ट आगे। अगला जो इसके बाद से प्रधानमंत्री जो है इटली जाते हैं और इटली के पीएम का नाम है जॉर्जिया मेलोनी। आप काफ़ी चर्चा में रही थी, आप जानते भी होंगे इनको। इटली के प्रसिद्ध ओलंपिकल स्टेडियम का दौरा इन्होंने किया और भारत में जो है इनोवेट इंडिया नाम से, किस नाम से, इनोवेट इंडिया नाम से
एक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की सहमति बनी है। इटली के सहयोग से भारत में इनोवेट इंडिया नाम से एक इनोवेशन सेंटर यानी कि नवाचार केंद्र की स्थापना की बात चली है और 2027 को इटली इंडिया ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि वर्ष 2027 को इटली इंडिया ईयर ऑफ कल्चर ऑफ एंड टूरिज्म के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। और आपको पता है कि आपको FAO की हेडक्वार्टर कहाँ है, इटली के रोम में ही है। और वहाँ के DG जो महानिदेशक हैं जिनका नाम है डॉक्टर क्वी डोंग ने PM मोदी को एक अवार्ड मेडल से सम्मानित किया जिसका नाम है एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इटली में जब प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी गए थे तो वहाँ पर FAO के जो हेड हैं DG हैं डॉक्टर क्यू ड्यूंग, इनका नाम भी याद रखिएगा। तो PM मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया इन्होंने, तो याद रखिए एग्रीकोला मेडल से इन्होंने सम्मानित किया गया था। और ये किस लिए मेडल इनको दिया गया है, तो इन्होंने फूड सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री मोदी ने फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि सतत कृषि और ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है, इसके कारण इनको एग्रीकोला मेडल दिया गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको इटली में जो है एग्रीकोला मेडल जो है प्रधानमंत्री मोदी को क्यों दिया गया, तो याद रखिएगा फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए ये इनको एग्रीकोला मेडल दिया गया। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो है नॉर्डिक देशों के बीच में थर्ड भारत नॉर्डिक समिट जो है 19 मई 2026 को संपन्न हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि कितना नंबर का है, तीसरे नंबर का है। और ये नॉर्डिक कंट्रीज़ क्या होते हैं, आपको पता है यूरोप में जाइएगा इधर साइड में तो यहाँ पे नॉर्वेजियन सागर है, वहाँ पे 5 देश है, उनको क्या कहा जाता है, नॉर्डिक कंट्रीज़ कहा जाता है। तो सबसे पहले याद रखना है नॉर्डिक कंट्री में कितने देश शामिल है, तो आप 5 इसमें देश शामिल है। और कौन से, नॉर्दर्न यूरोप यानी कि उत्तरी यूरोप के 5 देश हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड। काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है ये। और ध्यान रखिएगा कि ये समिट जो है तीसरा है और ये कहाँ पर हुआ है, ये समिट आपको भारत नॉर्डिक ये आपको नॉर्वे ओस्लो में संपन्न हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, ओस्लो जो कैपिटल है नॉर्वे का, वहाँ संपन्न हुआ है। इससे पहले जो है 2 समिट जो है आपको स्टॉकहोम में हुआ था स्वीडन में 2018 में, और कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था 2022 में, इसको ध्यान रखिएगा। और तीसरा होने वाला है ओस्लो नॉर्वे में, और चौथा अगला होगा फिनलैंड में। ठीक है, तो इन सारे को आप ध्यान रख सकते हैं। आगे अगर बढ़ते हैं तो साइप्रस के राष्ट्रपति जो है निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स की भारत यात्रा। तो प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से जब वापस आए 20 को, तो उसके बाद से यहाँ पर साइप्रस के राष्ट्रपति जो है निकोस, इनका क्या हुआ, भारत की यात्रा हुआ। उसके बाद से वियतनाम के राष्ट्रपति, तो पहला इसको रखिएगा इस साइप्रस के राष्ट्रपति का। तो साइप्रस जो है कहाँ पर है, ईस्टर्न जो आपको मेडिटेरियन सी है, पूर्वी भूमध्य सागर है, उसी में जो है साइप्रस एक कंट्री है। और ये साइप्रस की यात्रा आपको वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति की भारत की यात्रा क्यों की गई और क्यों ये साइप्रस को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कब हुआ, तो 20 से लेकर 23 मई तक हुआ। और ये साइप्रस जो है आपको क्या है, आपको आइलैंड कंट्री है, द्वीपीय देश है। और आपको पता है कि यहाँ पर तुर्की जो है उससे सटा हुआ है, तुर्की उसके आसपास है। अब तुर्की जो है जैसे साइप्रस, जैसे भारत और पाकिस्तान का चलता है वैसे तुर्की और साइप्रस का चलता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जब आपको ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उस समय जो है तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और तुर्की जो है दुश्मन है आपको साइप्रस का। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भारत की यात्रा किया और यहाँ पर नमक छिड़कने की बात की गई, यानी कि दुश्मन का दुश्मन, ठीक है, फिर उसका दुश्मन तो फिर उसका भी दुश्मन, वही हाल हो गया। तो इन्होंने यात्रा की। और याद रखिएगा कि द्वीपीय देश से वाणिज्यिक संबंधों, जो भी आपके बायलैटरल कमर्शियल रिलेशन होता है जिसमें आपको अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात की जाती है, इसके लिए मुंबई में साइप्रस ट्रेड सेंटर की स्थापना करने की बात की गई है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों, बायलैटरल रिलेशन को रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने की घोषणा की है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और 5 से 7 मई को हुआ, क्यों, क्योंकि भारत में ये आपको बोध गया में, यानी कि बोध गया में दर्शन ये आए हुए हैं, इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा हुई और 5 से 7 मई के बीच में हुई। और सबसे पहले ये कहाँ पर गया में आए, गया में, बोध गया में आए थे। वर्ष 2026 में भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी कि कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, समुद्री क्षेत्रों में सहयोग के लिए वियतनाम ने हिंद प्रशांत महासागर पहल यानी कि IPOI यानी कि इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में शामिल होने की घोषणा की है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको।
ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2025। इसमें क्या है, आपको ये बताया जाता है कि जो अपने मिलिट्री पे अपने सैन्य खर्च जो करते हैं उसमें भारत की रैंकिंग जो है 5वीं है। याद रखिएगा, विभिन्न देशों द्वारा अपनी मिलिट्री पे जो खर्च किए जाते हैं उसमें सबसे टॉप कंट्री जो है यूएसए है, जो अपने मिलिट्री पे 954 बिलियन डॉलर खर्च करता है। चाइना जो है दूसरे स्थान पर 336 बिलियन डॉलर और रसिया तीसरे स्थान पर 190 बिलियन डॉलर खर्चा करता है। इन तीन देश जो है 51% मिला के ये पूरा सैन्य खर्च के 51% तीन देश केवल अदा कर देते हैं। भारत जो इसमें 5वें स्थान पर है और भारत कितना खर्च करता है, 92.1 बिलियन डॉलर अरब डॉलर खर्च करता है, जो कि जीडीपी का 2.3% है। तो याद रखिएगा, जीडीपी का कितना परसेंट सैन्य पे खर्च करता है भारत, तो 2.3%। और विश्व जो सैन्य खर्च किए जाते हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसका 3.2%। दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं करना है क्योंकि दोनों जो है अपोजिट डाटा है। तो जीडीपी का 2.3%, लेकिन विश्व सैन्य खर्च का आपको 3.2% आप ध्यान रख सकते हैं। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जो है आपको फॉरेन मिनिस्टर्स की जो है यहाँ पर एक समिट हुआ, बैठक हुआ 14-15 मई 2026 को नई दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स का समिट भारत में होने वाला है सितंबर 2026 में। तो उसमें जब जिस देश में होने वाला होता है, यानी वहाँ पे आपको वहाँ के न्याय मंत्रियों का, वहाँ के विदेश मंत्रियों का, कृषि मंत्रियों का बैठक होता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 14-15 मई तो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक जो है भारत के नई दिल्ली में आपको संपन्न हुआ। 1 जनवरी से ब्रिक्स का अध्यक्ष भारत बना है और ये कब तक, जब तक ये समिट संपन्न ना हो जाता है तब तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। और 18th समिट है ब्रिक्स का, 18वां शिखर सम्मेलन है और इसका आयोजन जो है 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में होने वाला है। और भारत ये चौथी बार ब्रिक्स का सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। इससे पहले 2012 में, 2016 में और 2021 में ब्रिक्स की मेज़बानी भारत कर चुका है और ये चौथी बार 2026 में आपको 12-13 सितंबर 2026 को मेज़बानी कर रहा है। ये दिल्ली में संपन्न होगा और 18th नंबर का ये ब्रिक्स समिट है। और ध्यान रखिएगा, ये ब्रिक्स से डायरेक्ट मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में। इसके थीम से डायरेक्ट मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी। याद रखिएगा, इसका थीम क्या है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण इसका थीम है। बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी क्या है, आपकी इसका थीम है। ध्यान रखिएगा, टोटल ब्रिक्स में कितने मेंबर हो चुके हैं, 11 मेंबर हो चुके हैं। आपको पता है ब्रिक्स की स्थापना 2009 में किया गया था और इसमें जो है 5 कंट्री ब्रिक्स से है, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री हो गए। छठा सऊदी अरब, 7वां इथोपिया, 8 उसके बाद से ईरान उसके बाद से 8 हो गया इंडोनेशिया, 9 हो गया ईरान, 10 हो गया यूएई और 11 हो गया मिस्र। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेंबर के नंबर पे इंडोनेशिया जो है 11वें मेंबर के रूप में शामिल हुआ था। ये पूछा जा सकता है कि सबसे अंतिम मेंबर, मैंने काउंट करके बता रहा था इसीलिए इंडोनेशिया 8 नंबर पे आ गया। तो सबसे आप याद रखिएगा कि 5 + 6 11 हो गया। सबसे आखिरी मेंबर इंडोनेशिया रहा 11वें नंबर में। यानी ब्रिक्स में टोटल कितने देश हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स में टोटल 11 देश हैं वर्तमान में। ठीक है, कांगो और युगांडा में आपको पता है कि इबोला का प्रकोप रहा है, जिससे वहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी की बात की गई है, सार्वजनिक आपातकाल घोषित किया गया है। और आपको पता है कि 2 जो महत्वपूर्ण सम्मेलन होने वाले थे भारत में, उसको कैंसिल कर दिया गया। एक था आपको दिल्ली में प्रस्तावित चौथे भारत अफ्रीकी फोरम शिखर सम्मेलन जो होने वाला था 28 से 31 मई को, इसको भी क्या किया गया, इसको कैंसिल कर दिया गया। और साथ ही साथ 1 जून को प्रस्तावित जो इंटरनेशनल बिग कैट एलायंसेस की हमने बात किया था, वो भी भारत में इस बार पहला उसका सम्मेलन होने वाला था, उसको भी क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं इबोला के प्रकोप से। अब चलते हैं हम लोग इकोनॉमी पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे करंट अफेयर्स वाले सीरीज से आप जुड़ना चाहते हैं तो इसमें लास्ट 6 मंथ के करंट आपके पीडी दिए जाएंगे। बिहार इकोनॉमिक सर्वे बजट, एनएचएफएस रिपोर्ट, पीएलएफएस, फॉरेस्ट रिपोर्ट, सेंसस और कास्ट सर्वे सारे दिए जाएंगे। आपको 91 17 16 63 47 पे आपको पीडीएफ करके मैसेज करना है। 300 पे करने के बाद से आपको यहाँ ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आर्थिकी पे चलते हैं, यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है। तो आपको पता है कि वेस्टर्न एशिया में जो है लगातार युद्ध जारी था और जारी है। उसके गतिरोध को देखते हुए भारत जो है अपना वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स जो है WPI, मुद्रास्फीति भारत का काफ़ी बढ़ गया है। यानी कि कह सकते हैं मुद्रास्फीति बढ़ने का मतलब कि महंगाई एक तरह से बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। और यहाँ पर देखिएगा तो मात्र
1 महीने के अंदर दोगुना ये मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन हो गया है। तो ये मार्च 2026 में 3.88% था और वही अप्रैल में 8.33% हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये फास्ट सीधे डबल हो गया है अप्रैल महीने में। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि जो है WPI जो होता है, थोक मूल्य सूचकांक जो होता है, वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष जो है बदल कर क्या कर दिया गया है, आपको 2022-23 कर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका बेस ईयर बदल के 22-23 कर दिया गया है। तो और इसका मुद्रास्फीति का आकलन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। देखिए, मैं उतना इंग्लिश यूज़ कर देता हूँ, कई लोग इंग्लिश कहते हैं, मैं उतना इंग्लिश यूज़ कर देता हूँ कि आप चाहें तो आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, और ये सारे को फिर हमको गूगल कर के सारी चीज़ों को हमको मैनेज करना पड़ता है। कई जगह ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी हिंदी टर्म कभी इंग्लिश टर्म। 30 सितंबर 2026 तक भारत चीनी निर्यात एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपको जो वार चल रहा है इसके कारण जो है चीनी की खपत भारत में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए चीनी के निर्यात एक्सपोर्ट को 30 सितंबर 2026 तक बंद कर दिया है। चीनी मतलब वो चीन कंट्री की बात नहीं की जा रही, शुगर केन की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब चीनी खाने वाला, शुगर चीनी की बात की जा रही है। और इसमें लेकिन अपवाद ध्यान रखना है कि यूएसए और यूएई कुछ कंट्री हैं जिस पे ये प्रतिबंध अप्लाई नहीं है, कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इसके कारण। वेस्टर्न एशिया में वार के कारण ऐसा हुआ है और चीनी प्रोडक्शन में भारत जो है दूसरे स्थान पर है और ब्राज़ील जो है पहले स्थान पर है। हाल ही में यूएई ने 1 मई 2026 से ओपेक से अलग होने की घोषणा की गई। आपको पता है कि जनवरी 2024 में अंगोला जो है ओपेक से अलग हो गया था, उसके साथ देशों की संख्या ओपेक में 12 हो गई थी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ओपेक की स्थापना 1960 में किया गया था और इसके संस्थापक सदस्य 5 थे, जिसका सम्मेलन बगदाद में हुआ था और वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। वहाँ पर ईरान, इराक, सऊदी अरब और कुवैत, वेनेजुएला मिलकर इसकी स्थापना किए थे, 5 कंट्री। आगे बढ़ के इसमें देशों की संख्या बढ़ी और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसमें टोटल अभी 12 कंट्री थे, जिसमें 5 मेंबर ऊपर के और अल्जीरिया, गिनी, लीबिया, गैबोन, कांगो, नाइजीरिया और यूएई था। यानी कि टोटल 12 मेंबर थे, जिसमें से यूएई अलग हो चुका है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में एक्टिव मेंबर्स कितने हैं ओपेक के, तो 11 मेंबर है। और पिछले साल जो है भी अंगोला भी अलग हुआ था जनवरी 2024 में, तो 12 हो गए थे, 13 था तो 12 हो गए और फिर 12 के बाद से यूएई अलग हो गया, तो टोटल अभी 11 कंट्री हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा देश अलग हुआ है। वर्ष 2025-26 में भारत का जो है ट्रेड जो है कैसा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 72 बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी ऑलरेडी यहाँ से प्रश्न पूछा है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि अमेरिका जो है 2025-26 से पहले जो है लगातार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यानी कि ट्रेड पार्टनर कंट्री रहा है। लेकिन अभी देखिएगा तो चीन जो है सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत का हो चुका है और चीन जो है बायलैटरल ट्रेड, द्विपक्षीय व्यापार भारत और चीन के बीच में 151.1 बिलियन डॉलर का है। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बायलैटरल ट्रेड जो है सबसे ज़्यादा किस देश के साथ भारत का है, तो चीन के साथ कितना है, 151.1 बिलियन डॉलर है। और जो है इंपोर्ट भारत जो है 131.63 बिलियन डॉलर करता है और एक्सपोर्ट 19.47 डॉलर करता है। आप समझ सकते हैं कि इंपोर्ट से ज़्यादा भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, जिसके कारण भारत के पास व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डिफिसिट है। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि आप ट्रेड डिफिसिट माइनस 112.16 बिलियन डॉलर जो है भारत अधिक लेता है चीन से और देता मात्र कितना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर पूछा जाए कभी से भारत और चीन के बीच में व्यापार कैसा है, तो ट्रेड डिफिसिट या व्यापार घाटा है, क्योंकि भारत जो है एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज़्यादा करता है। यहाँ आप देख सकते हैं डाटा के हिसाब से। लेकिन आपको अब देखिएगा तो सेकंड व्यापारिक भागीदार ट्रेड पार्टनर हो चुका है अमेरिका और बायलैटरल ट्रेड दोनों के बीच में जहाँ चीन के पास 151 बिलियन डॉलर है, अमेरिका से है 140.2 बिलियन डॉलर है। इंपोर्ट भारत जो है आयात करता है 52.9 बिलियन डॉलर का और एक्सपोर्ट करता है 87.3 बिलियन डॉलर का। यानी कि अमेरिका से देखा जाए भारत का तो ट्रेड सरप्लस है, यानी कि व्यापार में भारत जो है प्लस में रहता है, व्यापार शेष रहता है, क्योंकि भारत जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है, ठीक चीन का विपरीत। यहाँ पर भारत का ट्रेड सरप्लस जो है 34.4 बिलियन डॉलर है। और पिछले लगातार 4 वर्षों में अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार रहा था, लेकिन चीन 2025-26 में यूएसए को पीछे छोड़ दिया और सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत का चीन हो चुका है, जिससे 151.1 बिलियन डॉलर ट्रेड है भारत का। वर्ष 2021 के बाद 38 देशों के साथ भारत 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ठीक है, 38 देशों के साथ। और ये 2 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको पता होना चाहिए। एक आखिरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है 27 अप्रैल 2026 को इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में, और एक हुआ है 27 जनवरी 2026 को। दोनों 27 को ही है, जनवरी 27 में जो हुआ है, 27 जनवरी 2026 को इंडिया
यूरोपीय यूनियन के साथ FTA हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और 27 अप्रैल 2026 को FTA जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ था इंडिया न्यूजीलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारी महिलाएं पार्टिसिपेट की थी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस में महिलाएं पार्टिसिपेट की थी, जो 27 अप्रैल 2026 को इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन हुआ था। उसमें विभिन्न स्कीम्स हैं और उसके 11 वर्ष पूरे हुए हैं। आपको पता है ये सारे स्कीम 9 मई 2015 को शुरू किए गए थे और कहीं ना कहीं ये बीमा और पेंशन से रिलेटेड और दुर्घटना से रिलेटेड स्कीम है। पहला स्कीम का आप याद रखिएगा PM जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी 9 मई 2015 को शुरू हुआ। इसका क्या कंडीशन है कि आपकी एज जो है 18 से 50 वर्ष होना चाहिए और आपको 436 रुपये सालाना प्रीमियर दे के, और आप मृत्यु के समय क्या कर सकते हैं, नॉमिनी जो है 2 लाख रुपये का बीमा कवर ले सकता है। यानी कि आपको प्रति साल आपको 436 रुपये जमा करना है और आपकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए, और आपको मृत्यु जब होगी तो जो नॉमिनी होंगे उनके 2 लाख रुपया बीमा कवर उनको दिया जाएगा। दूसरा स्कीम है PM सुरक्षा बीमा योजना। इसकी भी शुरुआत जो है 9 मई 2015 को ही की गई थी और केंद्र सरकार द्वारा दुर्घटना बीमा योजना है कि दुर्घटना होता है तो उस समय आपको बीमा कवर दिए जाते हैं। इसकी कंडीशन है कि आपकी एज 18 से 70 साल के बीच में होना चाहिए और कोई भी आपका सेविंग अकाउंट बचत खाता होना चाहिए, और केवल 20 रुपया प्रति साल दे के आप 2 लाख तक का दुर्घटना कवर बीमा प्राप्त कर सकते हैं। 20 रुपया प्रति साल आपको देने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है, यहाँ पर देख सकते हैं, अटल पेंशन योजना। इसकी भी शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ था और ये भी 11 वर्ष पूरा कर चुका है। ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए है, यानी कि असंगठित जो श्रमिक होते हैं उनके लिए है, और एक तरह से सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, यानी सामाजिक सुरक्षा योजना है। और इसके लाभार्थी जो है 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, और कोई भी नागरिक जो टैक्स पेयर नहीं है, करदाता अगर आप नहीं हैं, अगर टैक्स पे करते हैं तो नहीं, तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके तहत लाभार्थी या तो आप मंथली पे कर सकते हैं या हाफ ईयरली यानी 6 महीना पे कर सकते हैं, या आप तिमाही यानी क्वार्टर में पे कर सकते हैं, यानी कि 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना पे आप पे कर सकते हैं। उसका अलग अलग अमाउंट निर्धारित है। जिस हिसाब से आप अमाउंट दीजिएगा उसी हिसाब से 60 वर्ष पूरा होगा तो आपको प्रति माह पेंशन मिलेगा, और पेंशन की राशि जो होगी 1000 से 5000 के बीच में होगा। अब डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना दिया है, आपने मंथली दिया है यानी क्वार्टर में दिया है या फिर हाफ ईयरली दिया है, उसके हिसाब से आपको 1000 से लेकर 5000 के बीच में क्या मिलेगा, आपको पेंशन की राशि दी जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि साउथ कोस्ट रेलवे जो है भारतीय रेलवे का 18 नंबर का जोन बन चुका है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का 18 नंबर का रेलवे जोन कौन बन चुका है, तो साउथ कोस्ट रेलवे यानी दक्षिणी तटीय रेलवे बन चुका है, और ये आपको इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है। और इसको किसको काट के बनाया गया है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है और साउथ सेंट्रल रेलवे है, इसके कुछ हिस्से को काट कर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं तो RBI ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में सरकार को जो है 2.87 लाख करोड़ रुपए का लाभांश यानी सरप्लस सरकार को ये दिया है। आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा सबसे बड़ा सरप्लस RBI ने दिया है सरकार को इस बार, और पिछली बार 2.69 लाख करोड़ रुपया दिया था, जो कि आपको 2.87 लाख करोड़ रुपया जो है 6.9% जो है, इससे ये अधिक है और सबसे अधिक ये अभी तक का सरप्लस रहा है। कितना दिया गया, 2.87 लाख करोड़ रुपया। ठीक है। स्टील, टाटा स्टील जो है 2007 में के बाद से, पहले टाटा स्टील था, हम बात करेंगे इसके बाद से, भारत की फार्मा कंपनी जिसका नाम है सन फार्मास्यूटिकल्स है। तो सन फार्मास्यूटिकल्स जो है ये जो है विदेश में ओवरसीज़ एक्विजिशन करने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा क्या बन चुका है, कंपनी बन चुका है। इससे पहले 2007 में टाटा स्टील था। ये जो है USA की स्वास्थ्य कंपनी है जिसका नाम ऑर्गेनन को है। इसको क्या किया है, एक्विजिशन किया है, यानी कि अधिग्रहण कर लिया। इस कंपनी को किसने किया है, सन फार्मास्यूटिकल्स ने किया है, और ये क्या है, ये दूसरे नंबर की भारत की कंपनी है जो ऐसा किया है। और देखिएगा कि कितने में रुपये में किया है, तो 11.75 बिलियन डॉलर में किया है, और पैसे में बात किया जाए तो 1.10 लाख करोड़ रुपया अगर रुपया में बदलिएगा तो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2025-26 में कृषि उत्पादन का अग्रिम रिपोर्ट जो है, आपको तीसरा अग्रिम रिपोर्ट है ये, थर्ड एडवांस एस्टिमेट 2025-26 एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपको दिया गया है। इसमें अगर देखा जाए टोटल फूड ग्रेन जो है, यानी कि कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से चावल या गेहूँ का BPSC पूछा है। 376.56 मिलियन मीट्रिक टन जो है आप टोटल खाद्यान्न उत्पादन करता है, टोटल फूड ग्रेन उत्पादन भारत करता है 376.56 मिलियन मीट्रिक टन। वहीं चावल की बात किया जाए तो चावल भारत जो है 100 पॉइंट है यहाँ पर 154.024 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन करता है, और वहीं जो है गेहूँ जो है 120.657 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन करता है। तो चावल 154, चौसे चावल 154 और गेहूँ जो है 120, ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो है टॉप स्टेट है उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि किसका क्या याद रखना है। जहाँ पर मैंने तीनों को हाईलाइट करना है उसमें तीनों स्टेट याद करना है, जिसको मैंने एक को हाईलाइट किया उसमें एक याद करना है। चावल के प्रोडक्शन में ऑर्डर देखा जाए तो टॉप जो है स्टेट यूपी है पहला, तेलंगाना दूसरा है और वेस्ट बंगाल तीसरा हो चुका है। गेहूं की बात किया जाए वीट का तो आपको यूपी पहले स्थान पर है गेहूं चावल दोनों में, और एमपी दूसरे स्थान पर और पंजाब तीसरे स्थान पर है। अगर बात की जाए मक्का यानी मेज़ में तो एमपी बस याद रख सकते हैं। मक्का में पहले कर्नाटक था लेकिन अब एमपी हो चुका है, एमपी के बाद कर्नाटक है फिर महाराष्ट्र है, तो आप एमपी भी ध्यान रखिएगा। तो मक्का से म से मक्का, म से मध्य प्रदेश, ठीक है। ज्वार sorghum में आप देखिएगा तो आपको महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, बस महाराष्ट्र भी आप देख लीजिएगा, बाकी आप यहाँ के थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। दाल पल्स की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और गन्ना शुगरकेन की बात किया जाए तो यूपी प्रथम स्थान पर है। और अब देखा जाए तो मैंने डाटा चेक किया, आप एक बार वेरीफाई थोड़ा कर लीजिए एग्जाम से पहले, मैं एक बार और डाटा दे दूंगा। तो चीनी के उत्पादन में भी अभी वर्तमान में यूपी महाराष्ट्र ही इनका ऑर्डर यही है। पहले जो है आपको चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर आ गया था, गन्ना में यूपी था, लेकिन चीनी और गन्ना दोनों में यूपी पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर। ये तीनों पूछता है ऑप्शन ऑर्डर में, तो यूपी महाराष्ट्र तेलंगाना, यूपी महाराष्ट्र तेलंगाना इनका ऑर्डर है। कॉटन कपास की बात करें इसमें भी आपको तीनों याद रखना पड़ेगा, महाराष्ट्र गुजरात तेलंगाना, महाराष्ट्र गुजरात तेलंगाना जो है कॉटन के उत्पादन में इनका ऑर्डर है। ये जूट की बात किया जाए तो जूट में वेस्ट बंगाल फिर बिहार और फिर असम, तो वेस्ट बंगाल बिहार दूसरे स्थान पर ध्यान रखिएगा और असम तीसरे स्थान पर है, ठीक है। वायल सीड की बात किया जाए तो राजस्थान गुजरात और एमपी इनका ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा वायल सीड तिलहन जो है राजस्थान में, और सरसों भी सबसे ज़्यादा आपको राजस्थान में उत्पादन किया जाता है। अगर ग्राउंड नट की बात किया जाए मूंगफली का तो गुजरात टॉप कंट्री मूंगफली के उत्पादन में रहा है। टोटल अगर फूड ग्रेन की बात किया जाए तो इनका ऑर्डर जो है यूपी एमपी पंजाब इनका ऑर्डर हो गया। अभी जो है आपको जो पेपर हुआ था मद्य निषेध दरोगा का 12 जुलाई को, उसमें पूछा था कि खनिजों के ओवरऑल उत्पादन में जो है भारत में पहले स्थान पे, रिजर्व में जो भंडार में कौन पहले स्थान पर स्टेट है, तो याद रखिए उड़ीसा इसका सही उत्तर होगा, कभी पूछा जा सकता है। अपॉइंटमेंट्स की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि नेस्कॉम के चेयरमैन बने जिनका नाम है श्रीकांत वेला मकन्नी इनका नाम है। प्रसार भारती के नए चेयरमैन कौन बने हैं, प्रसून जोशी बन चुके हैं। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति बने हुए हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के चेयरमैन बने हैं अनुपेंद्र सिंह ग्रेवाल। बांग्लादेश में भारत के जो है नए उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर बन चुके हैं कौन, दिनेश त्रिवेदी बन गए हैं। और बेल्जियम और UAE में भारत के, यूरोपियन यूनियन में भारत के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बन चुके हैं प्रणय वर्मा, याद रखिएगा प्रणय वर्मा बेल्जियन EU में, और आप बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी। RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं रोहित जैन, ठीक है। अगर बात किया जाए नीति आयोग में तो पता होना चाहिए नीति आयोग में जो है 2 पूर्णकालिक सदस्य और जोड़े गए हैं, यानी कि पिछला जो करंट अफेयर्स मैंने बताया था उसमें आपने देखा होगा कि हमने किसकी बात किया था कि नीति आयोग में जो है टोटल 5 जो है पूर्णकालिक सदस्य यानी कि फुल टाइम मेंबर है, जिसमें आप राजीव गौबा पहले से थे और 4 फिर से जुड़े थे। वो 4 कौन जुड़े थे आप एक बार देख लीजिएगा, मैं एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ आपको, PD में मैंने करा रखा है, वहाँ से आपको जाके पीछे के PD में आपको जाके देख लेना है। उसमें पिछले मंथ का ही जून में मैंने ही करवाया है, उसमें देखिएगा तो श्रीनिवास जो है एक हैं, अभय करीधर दूसरे हैं, KV राजू तीसरे हैं, और गोवर्धन दास जो है चौथे हैं, ठीक है। श्रीनिवास पहले हो जाएंगे, दूसरे करीधर हो जाएंगे, तीसरे KV राजू हो जाएंगे, गोवर्धन चौथे हो जाएंगे, और एक पहले से थे राजीव गौबा, और 2 यहाँ पर जुड़ चुके हैं, R बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम आनिया 2 जुड़ चुके हैं, यानी फुल टाइम मेंबर की संख्या 5 + 2 कितनी हो चुकी है, 7 हो चुकी है। याद रखिएगा कभी भी अगले मंथ के करंट अफेयर्स को आपको फॉलो करना है, क्योंकि पिछला डाटा हो सकता है पुराना हो सकता है, तो ये लेटेस्ट डाटा है कि टोटल फुल टाइम मेंबर जो है 7 हैं। और आपको पता होना चाहिए कि चेयरमैन नीति आयोग का कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हमारे क्या हैं, उसके चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको पता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, और 1 जनवरी 2015 की इसकी स्थापना योजना आयोग की जगह पे हुई थी। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसके जो है वाइस चेयरमैन जो है उपाध्यक्ष नए नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है अशोक लाहिड़ी, और इसके जो है CEO जो बनी है वो एडिशनल चार्ज मिला है निधि छिबर को, आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आपके नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन चुके हैं जिनका नाम है
हमारे नए सीडीएस बन चुके हैं एनएस राजा सुब्रमणी, 3rd नंबर के सीडीएस बन चुके हैं। और अभी जो हाल ही में पेपर ऑडिटर का हुआ था उसमें पूछा गया था कि ये जो सीडीएस का पद है कब जनरेट किया गया। कई लोग 2020 में कन्फ्यूज थे, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले जो सीडीएस थे उनका कार्यकाल 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, ना कि 2019 में पद, ये 2019 में पद बन चुका था। भले कार्यकाल उनका 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट हुआ तो पहले बिपिन रावत थे, उसके बाद से दूसरे आपको अनिल चौहान थे और तीसरे हमारे सीडीएस बन चुके हैं एनएस राजा सुब्रमणी बन चुके हैं। ठीक है, नेवी के नए प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। और इससे पहले आपने पढ़ रखा होगा कि थल सेना यानी कि आर्मी के हेड कौन बन चुके हैं, आपको धीरज सेठ बन चुके हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के CII के अध्यक्ष कौन बन चुके हैं, R मुकुंदन बन चुके हैं। युगांडा के नए राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी बन चुके हैं, 7वीं बार ये राष्ट्रपति बनी है। इन सब का पार्टी क्या याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी है, आपको पता है 3 पार्लियामेंट्री कमेटी है और री इलेक्ट हुए हैं दोबारा इनके अध्यक्ष। तो पहला याद रखिए लोक लेखा समिति, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपको पता है कि टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें आपको लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 मेंबर होते हैं। और इसमें जो है वर्तमान में देखिएगा तो केसी वेणुगोपाल पहले भी तो और फिर से रीअपॉइंटमेंट हुआ है इनका। और ये कहाँ से रिलेट करते हैं, तो ये MP यानी कि सांसद है और लप्पू झा केरल से। ठीक है, दूसरा प्राकलन समिति यानी कि एस्टिमेट कमेटी है, जिसमें सारे सदस्य लोकसभा के होते हैं, 30 सदस्य इसके होते हैं। और एस्टिमेट कमेटी के जो चेयरमैन है संजय क्या है जायसवाल हैं। और ये कहाँ से MP हैं, तो पश्चिमी चंपारण बिहार से MP है, इनको ध्यान रखिएगा। तीसरा लोक उपक्रम समिति यानी कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है। और इसका जो इसमें टोटल मेंबर 15 + 7 जैसे कि ऊपर है वैसे 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। और वैजनाथ पांडा जो है इनके क्या हैं, आपके चेयरमैन बने हैं केंद्रपाड़ा उड़ीसा से। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो पुरस्कार और प्राइज़ एंड अवार्ड्स पे चलते हैं। तो प्राइज़ एंड अवार्ड्स में पहला प्राइज़ है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर इवन का एक अवार्ड मिला है, किसको, मेजर अभिलाषा बराक को मिला हुआ है। और ये भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर हेलीकॉप्टर पायलट बन चुकी है ऐसा अवार्ड पाने वाली। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला हुआ है, हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में मिला है यांग शुआंग जी को। ये ताइवान लेखिका हैं और उपन्यास का नाम क्या है, इनका नोवेल का नाम है ताइवान ट्रैवलॉग जो है इनका उपन्यास का नाम है। और किस भाषा में लिखा गया है, तो चीनी मंदारिनी भाषा में लिखा गया है। ये मंदारिनी जो है चीनी भाषा है। अंग्रेजी अनुवाद जो है लिंग किंग द्वारा किया गया है, इंग्लिश अनुवाद। 2025 का अगर बात किया जाए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ तो किसको मिला हुआ था, बानू मुश्ताक कन्नड़ की हार्ड लैम्प के लिए इनको दिया गया था। गोडार्ड एस्ट्रोनॉमिक्स अंतरिक्ष पुरस्कार स्पेस प्राइज़ दिया गया है, USA द्वारा दिया गया है। और इसरो के चंद्रयान 3 को दिया गया है। गिलार्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ जो है 2026 यूनेस्को द्वारा दिया जाता है और ये सूडानी पत्रकार संघ को ये दिया गया है। अगला जो है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्राइज़ 2026, ये 15 नर्सों और कर्मियों को दिया गया है। पुलित्जर प्राइज़ 2026 पत्रकारों को दिया जाता है। और इसमें जो भारतीय पत्रकार को मिला है वो इम्पॉर्टेंट है। भारतीय खोजी पत्रकार आनंद RK और सुपर्णा शर्मा को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए श्रेणी में इनको ये प्राइज़ दिया गया। किसको किसको मिला है, सुपर्णा शर्मा और आनंद RK को मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। बुक्स एंड ऑथर में जाते हैं तो इस मंथ के सारे बुक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अमिताभ घोष की एक किताब है घोस्ट आई, तो इनका नाम ही घोष है और घोस्ट आई याद रख सकते हैं। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो है ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का किताब है, जो हमारे थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, आर्मी के हेड रह चुके हैं। अपनापन जो है नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव, ये किसका किताब है, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम है क्या, शिवराज सिंह चौहान, इनका किताब है अपनापन नरेंद्र मोदी के संग मेरे अनुभव। और अभी वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ध्यान रखिएगा। डेज़ की बात करें तो डेज़ पहला इंपॉर्टेंट है, 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का दिवस मनाया जाता है क्योंकि स्थापना इनकी हुई थी। 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे या फिर आप कह सकते हैं वर्ल्ड वर्कर्स डे मनाया जाता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। 17 मई को विश्व संचार दिवस वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका थीम इस बार का याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने ऐड कर दिया है। एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट जो है इस बार का थीम है, क्या है, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबली इम्पैक्ट इस बार का थीम है। 25 मई को वर्ल्ड जो है फुटबॉल डे मनाया जाता है। आपको पता है नया घोषणा किया गया था ये
30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और 30 मई को ही आपको इंटरनेशनल डे फॉर पोटैटो यानी कि आलू दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में जो है मद्य निषेध के पेपर में प्रश्न पूछा गया है, किसके द्वारा मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, UNGA के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा मनाया जाता है। और किसके सुझाव पर ये पूछा गया था मद्य निषेध के पेपर में 12 तारीख को, तो याद रखिएगा कि पेरू के सुझाव से आपको आलू दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको दिवस मनाया जाता है, जिसमें इस बार का थीम क्या है, और मास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटिन एंड टोबैको एडिक्शन जो है इस बार का क्या है, थीम है। कुछ सम्मेलन की बात करते हैं। ब्रिक्स मंत्रियों की सम्मेलन, आपको पता है कि जो विदेश मंत्री थे उनका सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। उसी प्रकार से जो न्याय मंत्री हैं, जस्टिस मिनिस्टर है, उनका सम्मेलन जो है गांधीनगर गुजरात में हुआ है। सैन्य कमांडरों का जो है दूसरा जो है सम्मेलन ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ है 7-8 मई को, और ये कहाँ पर हुआ है, जयपुर में हुआ है। जो ज्वाइंट कमांडर होते हैं तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, उनका ये हुआ है आपको कहाँ पर, जयपुर राजस्थान में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है उनके द्वारा किया गया। इस बार का थीम क्या है, मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन जो है इस बार का थीम है। एक्सरसाइज प्रगति जो है, ये भी प्रश्न जो है मद्य निषेध दरोगा में पूछा गया था। मैं बोल रहा हूँ इस मंथ से 7-8 क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी आपको 78 पोस्ट दरोगा में परसों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सरसाइज प्रगति 2026 जो है ये किन देशों का है। तो याद रखिए हिंद महासागर, इंडियन ओशियन के 12 मित्र देश हैं, ऐसे ही ऑप्शन में था, उसका एक्सरसाइज है। और ये कहाँ पर हुआ है, मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ है। मिशन वंदे भारत जो है, ये भी आपके लिए ध्यान रखिएगा कि BSF की पहली पूर्ण महिला पर्वतारोहण जो है माउंटेनिंग टीम के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया गया। और इसमें कितने मेंबर शामिल थे, तो याद रखिएगा 4 इसके सदस्य इसमें शामिल थे, ठीक है। और मिशन वंदे भारतम अभियान इसको नाम दिया गया। एक्सरसाइज सिम्बेक्स जो है कहाँ, किसके बीच में हुआ, भारत और कंबोडिया के बीच में, कंबोडिया में संपन्न हुआ है। और आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पर 32वीं बार चढ़ने वाले, इससे पहले 2 लोग मिलकर चढ़े थे, पांगसांग दावा शेरपा और कामारीता शेरपा, ये 2 लोग मिलकर चढ़े थे 31वीं बार, और इनका ही रिकॉर्ड था। और 32वीं बार फिर इन्होंने पर्वत माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, सबसे हाईएस्ट पीक पे, और 32वीं बार चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। और 31वीं बार कौन चढ़े हैं, पासंग दावा शेरपा, जो कि इन्हीं के साथ गए थे। तो 31 बार ये भी गई थी, ये भी, लेकिन अब ये 32वीं बार अकेले चली गई है, तो इनका रिकॉर्ड फिर से खुद ही तोड़ी है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 8 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है। तो पूछा जाएगा हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ जो खिलाड़ी हैं उनके जीतने पर 8 करोड़ रुपया देने की घोषणा की गई है, तो वेस्ट बंगाल के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि उनके राज्य के जो खिलाड़ी होंगे और अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हैं तो 8 करोड़ रुपया उनको दिया जाएगा। भारतीय डेविस कप टीम के कप्तान जो है रोहित जायपाल, ये भी प्रश्न जो है मद्य निषेध दरोगा में पूछा गया था। तो रोहित जायपाल ग्लासगो में संपन्न होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम के प्रमुख चीफ डिवीजन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इनका नाम क्या है, रोहित जायपाल इनका नाम है। अगला है कि हाल ही में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता 2026 जो है झारखंड के रांची में संपन्न हुआ है। थाईलैंड ओपन 2026 बैंकॉक में संपन्न हुआ है। और इसमें अगर देखा जाए तो भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी जो है मेंस डबल में सिल्वर मेडल जीती हुई है। तो ध्यान रखिए थाईलैंड ओपन हुआ कहाँ है, बैंकॉक में। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी जो है आपको मेंस डबल्स में क्या जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं। थॉमस कप जो है ये मेंस का बैडमिंटन कप है और उबेर कप जो है वुमेंस का है। तो ध्यान रखिएगा कि मेंस का आपको चीन और फ्रांस के बीच में फाइनल हुआ है। ये हुआ कहाँ है, दोनों डेनमार्क में हुआ है। तो थॉमस कप जो है पुरुषों का जो है चीन और फ्रांस के बीच में फाइनल हुआ है, जिसमें 12वीं बार विजेता बना है चीन और उप विजेता कौन रहा है, फ्रांस। वहीं उबेर कप की बात किया जाए तो दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर उबेर कप यानी कि बैडमिंटन की वुमेंस टीम यहाँ जीत गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड की वुमेंस टीम की पूर्व क्रिकेटर जो है जिनका नाम है विकेट कीपर जिनका नाम है सारा टेलर, पुरुषों के इंटरनेशनल टेस्ट मैच में फील्डिंग कोच नियुक्त की जाने वाली पहली महिला बन चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारा टेलर विकेट कीपर है कहाँ की, इंग्लैंड की। ये पुरुषों के इंटरनेशनल टेस्ट मैच में फील्डिंग कोच नियुक्त किए जाने वाली पहली महिला बन चुकी है। स्पेन के सर्वाधिक प्रतिष्ठित ला लीगा फुटबॉल का खिताब जो है ये आपको इसका फाइनल मैच बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच में हुआ है और बार्सिलोना विजेता रहा है, रियल मैड्रिड जो है वो विजेता रहे हैं। तो आपको बार्सिलोना ये लगातार दूसरी बार खिताब जीता है और टोटल मिला दिया जाए तो टोटल 19 बार ये बार्सिलोना के द्वारा ये ला लीगा का खिताब जीता गया है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो हॉकी इंडिया जो है उसके जूनियर टीम के कोच बनाए गए हैं फ्रांस के फेडरिक सोएज को, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026 जो है
ये आपको कौन जीता है? सौरव कोठारी ने जीता है और भारतीय व्यक्ति को ही हराकर पंकज अडवाणी को हराकर विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप सौरव कोठारी ने जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं तो मैड्रिड ओपन 2026 जो है इसमें विजेता कौन रहे हैं? आपके यानिक सिनर जो कि इटली के हैं विजेता रहे हैं। और वहीं वुमेन सिंगल्स की बात किया जाए तो माटी कोस्ट्यूक जो है महिला में भी विजेता रही हैं। लेवल 1000 टेनिस में यानिक सिनर का यह लगातार 5वां खिताब था और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले विश्व के पहले पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं। इटालियन ओपन की बात किया जाए तो मैड्रिड और इटालियन ओपन दोनों मेन सिंगल जीते हैं कौन? यानिक सिनर ही जीते हैं, इटली के हैं। वुमेंस में यहाँ देखिए तो एलेना स्वितोलिना ने ये खिताब जीता है। साइंस टेक्नोलॉजी की बात किया जाए, आपको फिर से बता दें, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 91 17 16 63 47 पे हमें व्हाट्सअप करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी राज्य में मंत्रिमंडल स्तर पर समर्पित एआई पोर्टफोलियो बनाने वाला पहला राज्य केरल बन चुका है। रोबोट एक भिक्षुक बनाया गया है जो भिक्षा मांगेगा, इसका नाम है गावी। और ये कहाँ पर? दक्षिण कोरिया के एक मंदिर है जो ऐसा मंदिर जो है वहाँ पर ये बनाया गया है और ये पहला मानव रूपी ह्यूमनॉइड रोबोट है। ठीक है, गावी इसका नाम है और बौद्ध धर्म से ये रिलेट करता है। हाल ही में स्वीडन भारत के शुक्रयान मिशन का भागीदार देश बना। हमने पहले भी बात किया, शुक्रयान मिशन जो है मार्च 2028 में संभावित है और इसकी बजट जो है 1236 करोड़ रुपए इसका बजट है। LVM-3 से क्या किया जाए, इसका प्रक्षेपण किया जाएगा और उपकरण देने में रूस और जर्मनी भी शामिल पहले रह चुके हैं, लेकिन अभी स्वीडन इसमें शामिल हो चुका है। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप जो है इयॉन स्पेस लैब्स ने ड्रोन के लिए भारत का पहला जर्मेनियम मुक्त थर्मल इमेजिंग पेलोड विकसित किया। तो पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जर्मेनियम युक्त थर्मल इमेजिंग पेलोड किसने विकसित किया? तो हैदराबाद स्थित स्टार्टअप जो है योनोक्स लैब्स ने इसको लॉन्च किया है। जीवन ऐप, ये भी आपको मदनी से दरोगा में पूछा गया था। जीवन और शतायु डैशबोर्ड, दोनों ये डैशबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। अब जीवन ऐप में देखा जाए तो सिंगल विंडो सिस्टम है जिसमें जो भी बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको सरकारी योजना जो है पेंशन हो गया, स्वास्थ्य लाभ हो गया, इससे संबंधित इनको क्या दिया जाएगा? सूचना जानकारी दी जाएगी। शतायु ऐप में क्या होगा? ये भी जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है। बस इसका मंत्रालय ध्यान रखिएगा और किससे रिलेटेड है ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज MOES के द्वारा ब्लॉक स्तर पर मौसम संबंधित भविष्यवाणी के लिए 2 AI टूल विकसित किए गए हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है उसके द्वारा जो ब्लॉक स्तर पे जो देखा जाए तो 2 AI टूल विकसित किए गए हैं जो मौसम की जानकारी देंगे। पहला का नाम है AI इनेबल्ड फॉरकास्ट ऑफ मानसून एडवांस और दूसरा है मिथुन वेदर मॉडल पर आधारित है। तो 2 को याद रखें। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की अगर बात करते हैं तो पहला यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट सचिवालय तथा आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किया गया ये रिपोर्ट है। 2015 से 2025 के बीच में अगर वैश्विक वन क्षेत्र की बात किया जाए तो आपको वैश्विक वन क्षेत्र में 2015 से 2025 के बीच में गिरावट देखने को मिला है और आपको अभी वर्तमान में देखा जाए तो 32% भूभाग पर क्या है? फॉरेस्ट है, ऐसा बताया गया है इस रिपोर्ट में। और सबसे अधिक वन में गिरावट कहाँ देखा गया है? तो साउथ अमेरिका में। COP31 जो है इसका जो है 9 से 20 नवंबर 2026 के बीच में इसका सम्मेलन कहाँ पर होगा? तुर्की के अंताल्या सिटी में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। COP31 9 से 20 नवंबर अंताल्या तुर्की सिटी में होने वाला है। अगला जो है लॉरियल यूनेस्को फॉर वुमेन इन साइंस इंटरनेशनल अवार्ड जो है 5 वैज्ञानिक को, महिला वैज्ञानिक को दिया गया है। अगला जो है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देश का पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ जिसका नाम है निल्सोनिया गंगटिका को छोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसने छोड़ा है? सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में ये छोड़ा गया है। द ओशियन सेंसस अभियान जो है जापान और यूके का ये अभियान है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य समुद्री जीवों के विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट होने से पहले उनकी पहचान करना और महासागरीय जैव विविधता यानी कि मैरीन बायोडाइवर्सिटी को बरकरार रखना। ठीक है, तो द ओशियन सेंसस अभियान किसका है? जापान और यूके का है। तो ये किससे संबंधित है? तो मैरीन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। कर्नाटक ग्राम स्तर पर जलवायु कार्य योजना यानी क्लाइमेट एक्शन प्लान लाने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो आपको गांव के स्तर पे, विलेज स्तर पे जो है क्लाइमेट एक्शन प्लान ला रहा है? तो ये कौन सा? आपको कर्नाटक हो जाएगा। कीवी मिशन जो है अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है और ये ज्योतिराव सिंधिया जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है और क्लस्टर आधारित कीवी को उत्पादन को बढ़ावा देगा ये। तो अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को खनन यानी कि माइनिंग, हाथियों और वर्षा वन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के संरक्षण हेतु सरंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अधिसूचित नोटिफाइड कर दिया है। याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा ये क्या है? आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जिसका नाम है सरंडा। तो इसको क्या घोषित कर दिया गया है? इसको झारखंड राज्य सरकार का
क्या आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया। नाम क्या है आपका, सरंडा वन इसका नाम है। चर्चा में जो रहा है कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व है, इनको थोड़ा सा देख लीजिए। पहला याद रखिएगा चर्चा में रहा है जिसका नाम है आपको बरडा। बरडा कहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है। विंसर जो है उत्तराखंड में है। चपराला जो है महाराष्ट्र में है। तोलपेटी की बात किया जाए तो तोलपेटी जो है केरल में है। डींग मेमोरियल जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने बिहार के कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहरी इलाकों में एक छिपकली की नई प्रजाति की खोज की है। तो ध्यान रखिएगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य के बाहर एक छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई जिसका नाम क्या है, यूब्लेफेरिस जूमा इसका नाम है। और इसका नाम किस पे रखा गया है, इसका नाम जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक जो है जिनका नाम है डॉक्टर धृति बनर्जी, इनके नाम पर, जिनका झूमा कहा जाता है, नाम पर इनका नाम रखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, साइंस टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट सब कुछ समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं जो वन लाइनर करंट अफेयर्स दिए रहते हैं उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर कि हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता संवर्धन, सामयिक विश्लेषण और नीतिगत रूपरेखा शीर्षक से एक दशक जो है 2014-15 से 2024-25 में विश्लेषण रिपोर्ट जारी किया गया, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। अगला देखिए, कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति को लोगों के लिए ठोस स्वास्थ्य परिणामों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से ICMR और ICAR द्वारा संयुक्त रूप से किस राष्ट्रीय मिशन आधारित कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। तो याद रखिए इसका नाम है ICMR ने आपको सेहत को स्टार्ट किया है। हाल ही में DRDO ने किस परीक्षण सुविधा केंद्र में अपने सक्रिय रूप से ठंडा किए गए स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर का 1200 सेकेंड का सफल रन टाइम प्राप्त कर हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। इसका नाम है स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट SCPT सुविधा केंद्र हैदराबाद। अगला चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई के अवसर पर भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2026 के लिए कुल कितने नर्सों को जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया। तो याद रखिए 15 नर्सों को। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी कि NCRB द्वारा नवीनतम आंकड़े के अनुसार 2023 की तुलना में 2024 में भारत के कुल अपराध कितने गिरावट आई है। तो 6% की अपराधों में गिरावट आई है 2023 से 24 की तुलना में। आगे देखा जाए तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित कपास उत्पादकता मिशन के 5 वर्ष पूरा हुआ। कपास उत्पादकता मिशन 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए है और इसके लिए कितने रुपए दिए गए थे। तो 5659.22 करोड़ रुपए दिए गए थे। हाल ही में शोधकर्ताओं ने नई दिल्ली के निकट अरावली की झाड़ियों में किस बिल्ली प्रजाति के पहले फोटोग्राफिक साक्ष्य की पुष्टि की है जो दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्लियों में से एक है। तो यह राष्ट्रीय स्पॉटेड कैट जिसका नाम क्या है, प्रियो नाइलोरस रूबिनी गोसस इसका नाम है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिएगा कि हाल ही में बेंगलुरु में विकसित की गई गुलाब की एक नई हाइब्रिड किस्म त्रिभुवन का नाम योजना आयोग के किस पहले पूर्णकालिक सचिव और स्वतंत्रता के बाद के प्रमुख नीति निर्माता के नाम पर रखा गया है। तो त्रिभुवन प्रसाद जो है ये योजना आयोग के पूर्णकालिक सचिव थे, उनके नाम पर एक गुलाब की प्रजाति हाइब्रिड प्रजाति का नाम रखा है जिसका नाम है त्रिभुवन प्रसाद सिंह इनका नाम था। भारत का पहला AI संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र जो है किस राज्य के ऐतिहासिक पलामू टाइगर रिजर्व के भीतर स्थापित किया जा रहा है। तो झारखंड हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने धार जिले में स्थित किस विवादित ऐतिहासिक परिसर को देवी वाग्देवी सरस्वती को समर्पित कर एक हिंदू मंदिर घोषित करके ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तो भोजशाला मंदिर जो है काफ़ी चर्चा में रहा। तो पूछा जा सकता है भोजशाला मंदिर किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश में है। अब और आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में नीदरलैंड सरकार द्वारा भारत को सौंपी गई अनाई मंगलम चोला तांबे की प्लेट जो है लिडेन प्लेट्स जो है ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध चोल शासक का नागपट्टनम के बौद्ध विहार को दिए गए अनुदान से संबंधित। राजा राज प्रथम जो है 985 से 1014 ईस्वी तक ये रहा था, इनके संबंधित है। 15 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की UAE यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में कितने मिलियन बैरल तेल भंडार लेकर समझौता हुआ। 30 मिलियन बैरल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। विश्व स्तर पर महिलाओं की सेहत से जुड़ी एक अत्यंत आम्र प्रणालीगत बीमारी जिसे पहले पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है PCOS जिसे कहा जाता है का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। इसका नाम पॉलीएंड्रोक्राइन मेटाबोलिक ओवरियन सिंड्रोम यानी कि POMS कर दिया गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है। भारत की रैंकिंग 156 हो चुकी है। ठीक है।
अगर बात किया जाए अगला, तो हाल ही में प्रधानमंत्री को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया? तो आपको पता है कि स्वीडन का सम्मान था ये। आगे बढ़ते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र वन मंच के 21वें सत्र जो है का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया, जिसके उद्घाटन दिवस पे वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026 जारी किया गया? तो ये क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क, अमेरिका हो जाएगा। भारत को अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक 2 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है, जो IT सुरक्षा प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता के लिए काम करता है। तो इसका नाम है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड, CCDB इसका नाम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में अफ्रीका के किन 2 देशों को इबोला वायरस प्रकोप जो है अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो कांगो और युगांडा, और इसी को लेके 2 कॉन्फ्रेंस जो भारत के रद्द किए गए, मतलब उसको सस्पेंड किए गए कुछ दिनों के लिए। हाल ही में बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ वार्ता के दौरान चीनी राष्ट्रपति द्वारा चर्चा में लाया गया शब्द जिसका नाम है थियोडाइडस ट्रैप जो है मूलतः किस प्राचीन युद्ध के इतिहास से प्रेरित है? तो याद रखिएगा, पेलोपोनियसियन युद्ध जो है एथेंस और स्पार्टा के बीच में जो हुआ था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार पिछले दशक में अगर देखा जाए 2015 से 2025 के दौरान वैश्विक वन क्षेत्र जो है 4.818 अरब हेक्टेयर से घटकर कितने अरब हेक्टेयर हो चुका है? तो वैश्विक वन की बात किया जाए तो ये कितना हेक्टेयर था? तो परसेंटेज हमने वहाँ बताया था, ये घटकर कितना हो चुका है? तो याद रखिएगा 4.18 अरब हेक्टेयर से घटकर ये 4.14 अरब हेक्टेयर ये हो चुका है। ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही जुलाई मंथ का प्रतियोगिता दर्पण समाप्त हुआ। अपने महत्वपूर्ण कमेंट या और जो हमको मोटिवेट करते हैं जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर PDF चाहिए तो 91 17 16 63 47 पे व्हाट्सअप करके PDF व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें मैंने 6-7 जो PDF दिखाया और साथ में 6 मंथ के लास्ट के प्रतियोगिता दर्पण ये सारे प्रोवाइड आपको कराए जाएंगे। ठीक है। तो इस नंबर पर आपको PDF मैसेज करना, आपको ये मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा।